ये दोनों पायलट्स अटलांटिक ओशन के ऊपर एक एयरबस A330 उड़ा रहे हैं। यह जर्नी उन्होंने सैकड़ों बार की है। आधी रात हो चुकी है और उन्हें कनाडा छोड़े हुए 4 घंटे हो चुके हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। पायलट अपबीट मूड में है और पैसेंजर्स सो रहे हैं। लेकिन फिर अचानक ये सब बदल जाता है और उनका ईंधन खत्म हो जाता है। अपने आप को उनकी जगह रख कर देखें। यदि आपके दोनों इंजन खराब हो जाएं, आपको अपने चारों ओर केवल अंधेरा दिखाई दे और आप क्लोजेस्ट एयरपोर्ट से 120 किलोमीटर से ज्यादा दूर हो, तो आप क्या करेंगे? आप जहाज पर सवार 306 लोगों की जान कैसे बचाएंगे? ये सिर्फ एक हवाई घटना की कहानी नहीं है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी, प्रोसेस फेलियर और पायलट स्किल्स की कहानी है। ये एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 की कहानी है। टोरंटो, कनाडा। आज 23 अगस्त 2001 है। एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पुर्तगाल के लिस्बन पोर्टेला एयरपोर्ट के लिए एक निर्धारित ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट है। 293 यात्री, जिनमें अधिकतर पर्यटक और छुट्टियां मनाने वाले लोग थे, अपने 7 घंटे की यात्रा की तैयारी कर रहे थे। यह उड़ान टोरंटो से स्टार्ट होगी और हैलिफैक्स सेंट जॉन्स के ऊपर से उड़ान भरेगी और फिर 5 घंटों में अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके लिस्बन में लैंड करेगी। ये विमान 2 साल पुराना एयरबस A330 था। इसने पहली बार 1999 में उड़ान भरी थी। ये उड़ान 2 रोल्स रॉयस ट्रेंट 772B इंजन्स द्वारा संचालित थी। इस उड़ान के कमांडर 48 वर्षीय कैप्टन रॉबर्ट पीशे थे। अपने 20 साल की फ्लाइंग करियर में उन्होंने 16,800 घंटे बिताए थे और A330 पर उनका फ्लाइंग टाइम लगभग 800 घंटे था। वह इस लेग के लिए मेन पायलट थे। दूसरे पायलट फर्स्ट ऑफिसर डग टी जैगर थे। 28 साल की उम्र में उनके पास 4,800 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। घटना के समय एयर ट्रांजिट 14 साल से परिचालन में था और उसका सुरक्षा रिकॉर्ड एक्सीलेंट था और कभी भी कोई दुर्घटना या विमान का नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन आज ये सब बदलने वाला है। चालक दल ने फ्लाइट के लिए 46,900 किलो फ्यूल लोड किया। यह मिनिमम रिक्वायरमेंट से 4,500 किलो ज्यादा था। चालक दल ने फ्लाइट प्लान दर्ज किया, पुशबैक की रिक्वेस्ट की, रनवे पर टैक्सी करके लोकल टाइम 9 बजे टोरंटो से स्टार्ट किया। हालांकि A330 पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड था। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार क्रू को वे पॉइंट पर अपनी दिशा, दूरी, जहाज में बचे ईंधन को मैन्युअल रूप से कैलकुलेट करने की जरूरत थी। क्रू ने ये चेक्स 50 डिग्री पश्चिम और 40 डिग्री पश्चिम पर पूरे किए। 4:57 UTC पर उड़ान भरने के लगभग 4 घंटे बाद विमान 30 डिग्री पश्चिम को पार कर रहा था और उन्हें चेकलिस्ट फिर से पूरी करनी थी। हम 30 पश्चिम पर हैं, कृपया Fcom जांच करें। जहाज पर ईंधन 21.6 टन है। यह अपेक्षित मूल्यों के 1% के भीतर है, कैप्टन। लेकिन पायलटों को ये जानकारी नहीं थी कि उनकी फ्लाइट में पहले से ही कुछ विनाशकारी घटना हो रही थी। 6 मिनट बाद 5:03 UTC पर क्रू को स्क्रीन पर एक असामान्य चेतावनी मिली। कैप्टन, इंजन 2 में कुछ गड़बड़ है। मैं कम तेल की मात्रा, उच्च तेल का दबाव और कम तेल का तापमान देख रहा हूँ। तेल का तापमान आमतौर पर केवल बढ़ता है, नीचे नहीं जाता। कम तेल तापमान रीडिंग का आमतौर पर मतलब होता है कि उनका सेंसर खराब है। ज्यादा तेल दबाव बहुत रेयर होता है। जब ऐसा होता है तो यह आमतौर पर दर्शाता है कि तेल ईंधन से कॉन्टैमिनेटेड है। लेकिन A330 मैनुअल में यह एक्सप्लेन्ड नहीं था। ये सही नहीं है। हमें सहायता टीम से संपर्क करना चाहिए। मिराबेल केंद्र, ट्रांसैट 236। हमारा एक समस्या है।
हमारे पास इंजन 2 के लिए तेल तापमान चेतावनी है। मैनुअल में कोई जानकारी नहीं है। क्या आप हेल्प कर सकते हैं? लेकिन मेंटेनेंस क्रू भी मूल कारण का पता नहीं लगा पाए। उन्होंने पायलटों को तेल के लेवल को मॉनिटर करने को कहा। यहीं पर मानव मनोविज्ञान एक अहम भूमिका निभाना शुरू करता है, क्योंकि पिछले जांच में फ्यूल लेवल ठीक था, बाया इंजन ठीक था और लो ऑयल टेम्परेचर रीडिंग आमतौर पर फॉल्टी सेंसर की वजह से होती है। पायलटों ने सोचा कि वो जो देख रहे हैं वह सिर्फ एक कंप्यूटर गड़बड़ी थी और उनका विमान वास्तव में ठीक था, और इसलिए उन्होंने चलाते रहने का फैसला किया। अब बाकी कहानी को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि ईंधन टैंक कैसे काम करते हैं। A330 पंखों में ईंधन रखता है। बाएं पंख पर एक टैंक होता है जो बाएं इंजन को फीड करता है, और दाहिने पंख का टैंक दाहिने इंजन को फीड करता है। हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स में एक ट्रिम टैंक भी है। ट्रिम टैंक का उद्देश्य हर समय विमान के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बनाए रखना है। जैसे ही उड़ान में ईंधन जलता है, पंखों के पास फ्लाइट का वजन कम हो जाता है। इससे विमान का पिछला हिस्सा भारी हो जाता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पीछे चला जाता है। जब ऐसा होता है तो फ्लाइट के कंप्यूटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बनाए रखने के लिए ऑटोमेटिकली ईंधन को ट्रिम टैंक से विंग टैंक में पुश कर देते हैं। और जब ऐसा होता है तो पायलटों को स्क्रीन पर ट्रिम टैंक ट्रांसफर संदेश दिखाई देता है। ट्रांसफर पूरा होने पर ट्रिम टैंक ट्रांसफर्ड संदेश दिखाई देता है। यह नॉर्मल है और हर उड़ान पर यह रूटीन है। जब पायलट क्रू असामान्य इंजन ऑयल रीडिंग की जांच कर रहे थे, तब ट्रिम टैंक ट्रांसफर सिस्टम ने स्वचालित रूप से ट्रिम टैंक के बाएं और दाएं विंग में बचे हुए ईंधन को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। ट्रिम टैंक ट्रांसफर संदेश स्क्रीन पर प्रदर्शित हुआ। अब यहाँ ह्यूमन साइकोलॉजी और निर्णय लेने की भूमिका का दूसरा उदाहरण है। चूंकि पायलट नियमित उड़ानों में इस संदेश को देखने की आदी है, इसलिए उन्होंने सोचा कि यह एक नियमित मैसेज है। वे यह समझने में असफल रहे कि ट्रिम टैंक ट्रांसफर जिस समय होना चाहिए था उससे पूरे 1 घंटे पहले हो रहा था। पायलटों को इस बात का एहसास नहीं था कि उनके दाहिने इंजन में एक बड़ा ईंधन लीक हुआ है। घटना की उड़ान से 1 सप्ताह पहले एयर ट्रांसैट के रखरखाव कर्मचारियों ने इस विमान के ओरिजिनल दाहिने इंजन में कुछ इश्यूज की पहचान करी और इसलिए इसे एक अलग इंजन से बदलने का फैसला किया। रोल्स रॉयस ने उन्हें एक स्पेयर इंजन उधार दिया। हालांकि उधार लिया गया इंजन विमान की आवश्यकता की तुलना में पुराने स्टाइल का था। वेरिएंट में अंतर के कारण ईंधन ट्यूब और हाइड्रोलिक ट्यूब ठीक से फिट नहीं होते, लेकिन रखरखाव कर्मचारियों ने दोनों ट्यूबों को फोर्सफुली फिट कर दिया। इंजन को फ्लाइट में वापस फिट किया गया और 1 सप्ताह बाद 68 घंटे की उड़ान के बाद जब विमान अटलांटिक को पार कर रहा था, ईंधन पंप फट गया और इस समय 30 मिनट से अधिक समय से ईंधन लीक हो रहा था। ईंधन लीक जारी था, पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बनाए रखने के लिए ट्रिम टैंक स्वचालित रूप से टैंक को भर रहा था। इसलिए पायलटों को फ्यूल लीक के बारे में पता नहीं चला। ईंधन की मात्रा की जांच उनके अगले मैनुअल चेक 20 डिग्री पश्चिम में होती, जो अभी भी 20 मिनट दूर थी। लीक के कारण दाईं टैंक का ईंधन बाईं टैंक की तुलना में तेजी से कम हो रहा था। लेकिन जब अंतिम ट्रिम टैंक ट्रांसफर हुआ तो ट्रिम टैंक ने सारा ईंधन दाईं टैंक में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद टॉप अप करने के लिए और ईंधन नहीं था। 5:33 UTC पर ई-कैम स्क्रीन पर एक ईंधन असंतुलन संदेश आया। इस समय उड़ान दल को बाएं और दाएं ईंधन टैंक के बीच असंतुलन के बारे में पता चला। लेकिन याद रखें, उन्होंने अभी भी ईंधन लीक की संभावना पर विचार नहीं किया। ईंधन लीक एक बहुत ही रेयर सिनेरियो है। अब कॉन्फर्मेशन बायस एक भूमिका निभाना शुरू कर रहा है। उन्होंने खुद को पहले ही कन्विंस कर लिया कि कंप्यूटर में कोई गड़बड़ी है। वे इस बात से भी आश्वस्त हैं कि दाहिने टैंक पर ईंधन कम था, क्योंकि दायां इंजन सामान्य से अधिक ईंधन की खपत कर रहा था। ईंधन असंतुलन संदेश पर चालक दल ने डिसाइड किया
कि बाएं टैंक से दाएं टैंक में ईंधन का क्रॉस फीड कर दिया जाए ताकि संतुलन बना रहे। कैप्टन ने यह कदम स्मृति से पूरा किया, लेकिन वह भूल गया कि चेकलिस्ट में एक चेतावनी थी कि यदि ईंधन लीक का संदेह हो तो क्रॉस फीड नहीं करना चाहिए। क्रॉस फीड ने समस्या को और भी बदतर बना दिया। कुछ मिनट बाद चालक दल ने कैलकुलेट किया कि विमान पर ईंधन लेवल 11,000 किलो बचा था। इस समय उनके पास 20,000 किलो ईंधन होना चाहिए था। इन पायलटों को पहले कभी ईंधन लीक या अस्पष्ट कम ईंधन मात्रा चेतावनी का सामना नहीं करना पड़ा था। जैसे जैसे उड़ान पुर्तगाल की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे ईंधन की मात्रा कम हो रही थी। चालक दल ने कैलकुलेट किया कि उनके पास लिस्बन तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है और विमान को अज़ोरस में लार्जेस्ट एयरपोर्ट की ओर मोड़ने का निर्णय लिया। चालक दल ने एटीसी को सूचित किया कि ईंधन की कमी के कारण उड़ान का डेस्टिनेशन चेंज किया जा रहा है और उनके पास केवल 7,000 किलो ईंधन बचा है। कैप्टन ने मुख्य केबिन क्रू से ईंधन लीक के सबूत के लिए इंजन और पंखों की दृश्य जांच करने के लिए कहा। दिन के समय में ईंधन लीक स्पष्ट रूप से दिख जा सकता है, लेकिन आधी रात में उसकी पहचान करना लगभग नामुमकिन था। केबिन क्रू पायलटों के पास लौटा और कहा, पंखों पर कोई ईंधन रिसाव नहीं है कप्तान। यह संभवतः एक कंप्यूटर त्रुटि है, लेकिन हमने लार्जेस्ट हवाई अड्डे की ओर रुख कर लिया है। कैप्टन ने केबिन क्रू को लैंडिंग के लिए केबिन तैयार करने के लिए कहा, लेकिन अटलांटिक ओशन में गिरने की संभावना थी। विमान पर ईंधन तेजी से कम हो रहा था और अब 4,800 किलो था, जो कि प्लान्ड फ्यूल से 12,000 किलो कम था। और 10 मिनट बाद जब विमान FL 390 पर था और लार्जेस्ट से 250 किलोमीटर दूर था, दाहिने इंजन ने अचानक काम करना बंद कर दिया। 2 मिनट बाद ईंधन और कम होकर 600 किलोग्राम रह गया। फर्स्ट ऑफिसर ने एटीसी के साथ मेडे डिक्लेयर कर दिया। हम आपातकाल की घोषणा कर रहे हैं। एयरबस A330 की ETOPS 180 रेटिंग है कि यह एक इंजन पर 180 मिनट तक उड़ान भर सकता है। एयर ट्रांसैट 236 के लिए पर्याप्त समय से अधिक है। जब तक कुछ और गलत नहीं होता है, चालक दल इस विमान को सुरक्षित उतार सकेंगे। लेकिन जब फ्लाइट रनवे से 120 किलोमीटर दूर थी, बाएं इंजन ने भी जवाब दे दिया। इंजनों की गड़गड़ाहट की आवाज की जगह अब एक भयानक सन्नाटे ने ली। दबाव कम होने के कारण ऑक्सीजन मास्क गिर गए और क्रिटिकल उपकरणों को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए रैम टरबाइन को तैनात किया गया। बिना बिजली के एयर ट्रांसैट फ्लाइट 236 अब केवल एक ग्लाइडर था। आप जानते हैं कि इंजन बंद होने पर अपनी कार का स्टीयरिंग व्हील घुमाना कितना कठिन होता है। कैप्टन पीशे को अब विमान के सभी नियंत्रण इसी तरह महसूस हो रहे हैं। कैप्टन पीशे के पास इस विमान को जमीन पर उतारने का एक मौका था। कैप्टन को अब बहुत ही सावधानी से विमान को उड़ाना होगा। यदि वे 200 नॉट से ऊपर उड़ान भरते हैं तो वो लैंडिंग गियर को नीचे नहीं कर पाएंगे। यदि वह 140 नॉट्स के नीचे उड़ान भरते तो रैट टरबाइन बिजली उत्पन्न नहीं करेगा, और यदि उन्होंने अपनी गणना में कोई गलती करी तो विमान पानी में समा जाएगा। लार्जेस्ट एटीसी के मिलिट्री एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और रेडार वेक्टर्स की सहायता से चालक दल ने इंजन्स आउट विजुअल अप्रोच को अपनाया। मौसम अच्छा था और ये उनके फेवर में था, और चालक दल ने गणना की कि समंदर में उतरने के लिए मजबूर होने से पहले उनके पास लगभग 15 से 20 मिनट बचे थे। हवाई अड्डे को पहचानने के लिए चालक दल ने एटीसी से रनवेज की लाइट को लगातार फ्लैश करने के लिए कहा। 6:31 UTC पर विमान रनवे 33 के अंत से 8 मील दूर लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा। वो बहुत ऊंचे थे। कैप्टन को तेजी से ऊंचाई कम कराने का रास्ता खोजना था। उन्होंने ऊंचाई कम करने के लिए
विमान को 360 डिग्री मोड़ने का कठोर निर्णय लिया। यदि इसमें कुछ भी गलती हुई तो वे अटलांटिक ओशन में समा जाएंगे। उन्होंने 360 डिग्री का एक टर्न संभलतापूर्वक पूरा लिया, लेकिन एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए वह अभी भी बहुत ऊंचाई पर थे। इसलिए उन्होंने तय की गई दूरी को बढ़ाने और ऊंचाई कम करने के लिए एस टर्न्स लिए। ये प्लेन रनवे से बस कुछ ही मील दूर है। कैप्टन के पास सिर्फ एक मौका है। एक और नए प्रयास की कोई गुंजाइश नहीं। यही है उनकी आज तक की सबसे महत्वपूर्ण लैंडिंग। लैंडिंग से ठीक पहले फर्स्ट ऑफिसर ने ब्रेस 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 आदेश जारी किया। 6:45 पर विमान लगभग 200 नॉट्स पर रनवे 33 की दहलीज को पार कर गया। वे इतनी तेजी से उतर रहे थे कि विमान जमीन से टकराया और फिर हवा में उछल गया। इसलिए उन्होंने विमान को रनवे पर वापस धकेलने के लिए स्टिक को नीचे दबाया और फिर मैक्सिमम ब्रेक लगाई। विमान रनवे के अंत से 2000 फीट की दूरी पर रुक गया। लैंडिंग के बल के कारण लैंडिंग गियर फट गया और बाएं मुख्य गियर पहियों के पास एक छोटी सी आग लग गई। घटनास्थल पर मौजूद आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों ने तुरंत आग बुझा दी। कैप्टन ने आपातकालीन इवैक्यूएशन का आदेश दिया और इवैक्यूएशन के दौरान 14 यात्रियों और 2 क्रू मेंबर्स को मामूली चोटें आई। अंतिम रिपोर्ट में पाया गया कि मूल कारण एयर ट्रांसैट के रखरखाव कर्मचारियों द्वारा खराब रखरखाव प्रथाएं और उड़ान चालक द्वारा यह नहीं पहचानना कि ईंधन लीक मौजूद था और स्मृति से ईंधन असंतुलन प्रक्रियाओं को पूरा करना था। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि लीक के पहले संकेत दिखाई देने पर कैप्टन ने ईंधन लीक चेकलिस्ट पूरी कर ली होती तो विमान शेष ईंधन के साथ अजोरिस पहुंच गया होता। एयर ट्रांसैट ने जिम्मेदारी स्वीकार की और दुर्घटना के लिए 2.5 लाख कनेडियन डॉलर्स का जुर्माना लगाया गया, जो उस समय कनाडा के इतिहास में सबसे बड़ा जुर्माना था। कैप्टन पीशे को लगभग 120 किलोमीटर तक बिना इंजन के एक यात्री विमान को उड़ाने की असाधारण उपलब्धि के लिए 2002 में सुपीरियर एयरमैनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यदि आपको ये पसंद आया तो एक और कहानी है कि कैसे एक बहुत ही नए बोइंग 777 फ्लाइट ने भी नेविगेशन उपकरण खो दिए, बादलों में फंस गया और न्यूयॉर्क में उतर नहीं पाया। चलिए फिर वहीं मिलते हैं।